This conference will now be recorded. फोरियर ट्रांसफॉर्म था, this is not able to analyze unstable system or unbounded unbounded सिस्टम। ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम और अनबाउंडेड सिग्नल्स। ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम्स और अनबाउंडेड सिग्नल्स दोनों को ही आप बेसिकली नहीं निकाल सकते हो, मतलब आपको नहीं पता है। ठीक है, आप इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके इन दो चीजों को नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सपोज करो तुमने एक सिस्टम डिजाइन किया, और वो जो सिस्टम था वो बेसिकली तुम्हारा अनस्टेबल हो गया। सपोज करो तुमने एक सिस्टम बनाया, वो तुम्हारा अनस्टेबल था। अब क्या करोगे तुम? अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? मतलब लाइक कि ठीक है, तुमको एक सिस्टम बनाना था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, बट वो जो सिस्टम था वो अनस्टेबल हो गया। अगर वो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कैसे डील करेंगे उस सिस्टम के साथ? पहला ऑप्शन कि हम पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसको स्टार्टिंग से बनाएंगे, या फिर सेकंड, सम अदर थिंग, समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स क्या होगा वो बताओ मेरे को, या फिर हाँ उसको स्टार्टिंग से दोबारा बनाना है वो बताओ। अगर आपको एक सिस्टम है जो कि अनस्टेबल बन गया, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे? एक सिस्टम है तुम्हारा जो कि अनस्टेबल था। अब हम क्या करेंगे? हम वो सिस्टम को दोबारा से डिजाइन करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, या फिर उसके अंदर कुछ और चीज करने की कोशिश करेंगे? बोलो, बताओ, कुछ लिख दो। कुछ चेंज करेंगे? क्या चेंज करोगे? बोलो। एक सिस्टम है तुम्हारा, अनस्टेबल सिस्टम है वो, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? So with the help of limits, उसका हम्म एम्पलीट्यूड है उसको हम्म। फाइनाइट अगर हम कर देंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ओके, जैसे तुम्हारा सपोज करो एक वो होता है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटर होता है, नॉर्मल। माइनस प्लस ग्राउंड। ओके, वी आउट, वी इन। ठीक है, आर सी। अब इसको कैसे करोगे? ये सिस्टम जो है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल सिस्टम है? ये जो सिस्टम है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ये जो सिस्टम है हमारा, ये स्टेबल सिस्टम है कि अनस्टेबल सिस्टम है?
सर इनपुट पर डिपेंड करता है। तो राघव तुमसे अनस्टेबल। कुछ अनस्टेबल सिस्टम है क्या? हर पॉइंट पे अनस्टेबल है मैम ये? क्या ये जो सिस्टम है हर पॉइंट पे अनस्टेबल है? राघव इनपुट पे डिपेंड करता है इसका मतलब क्या हुआ? कहना क्या चाहते हो? इनपुट पे डिपेंड करता है इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे हिसाब से? सर मतलब अगर इनपुट ऐसा हो जैसे e की पावर -x हो, उसका फाइनाइट वो होगा, उसका इंटीग्रल फाइनाइट होगा सर। ओके और देखो यूनिट्स आपका जो हमने स्टेबल पढ़ा था ना, स्टेबल सिस्टम्स पढ़ा था। स्टेबल सिस्टम्स का मतलब होता था कि अगर आप कोई बाउंडेड इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो जो आपका आउटपुट है वो बाउंडेड होना चाहिए। ठीक। और हम जनरल केस की बात करते थे, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर वो अनस्टेबल हो गया तो फिर वो क्या रहेगा? अनस्टेबल ही रहने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है आपका, जब आपको पता लग गया कि हाँ ये जो सिस्टम है ये आपका अनस्टेबल है, तो फिर आप क्या करते थे? आप उसके बाद इस सिस्टम के साथ क्या करते थे? उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या होता था इसके अंदर? अब आपको ऐसा है कि अगर आप इनपुट के हिसाब से बात करोगे, राघव जैसा बता रहे थे कि यार इसका जो है वो बाउंडेड मिलेगा, तो फिर तो आप सर्टेन सेट ऑफ इनपुट देखोगे कि हाँ यार इसके अंदर केवल यही इनपुट लगाया जा सकता है, इसके अलावा इनपुट हम लोग नहीं लगाएंगे। इस तरह कुछ करेंगे या फिर कुछ और करते थे? कुछ ऐसा याद है? ऐसा बनाते थे इसको? कुछ ऐसा याद है? इसको ऐसा बनाया जाता था। आरएफ लिख दो यहाँ पे। यस सर। क्यों करते थे मैम इसको ऐसा? ये जो इंटीग्रेटर होता था ये कब अनस्टेबल होता था? किस पोजीशन पे अनस्टेबल होता था ये? हाँ मैम बताओ बताओ। देखो जब वी आउट बाय वी इन निकालोगे सिस्टम के अंदर तो क्या बन जाएगा? अगर ये नहीं लगा होता, सपोज करो आरएफ नहीं लगाता, तो दैट इज इक्वल टू 1/SC माइनस RF बाय R, तो माइनस SC डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल टू 1 j⍵C इंटू R। ठीक, ये जो ओमेगा होता था ये इनपुट फ्रीक्वेंसी होती थी, ये जो ओमेगा होता था ये इनपुट फ्रीक्वेंसी होती थी, और एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा गेन कितना हो जाएगा? एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा गेन कितना हो जाएगा? इसके अंदर एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा गेन इनफाइनाइट। इसका मतलब कहाँ चला जाएगा ये? सेचुरेशन में। बेसिकली सिस्टम तो सेचुरेशन में चला जाएगा ना आपके पास। बेसिकली यस जो सर। आपका इंटीग्रेशन वाला जो ऑपरेशन था वो हो ही नहीं पाएगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। और जब आप इसको लगा देते थे, आरएफ लगा देते थे, तो होता क्या था कि ये तो ओपन सर्किट की तरह काम करता था, लेकिन जो करंट था वो यहाँ से पास हो जाता था, तो बेसिकली सिस्टम जो है वो सेचुरेशन के अंदर एंटर नहीं होता था। तो अगर आपका कभी भी कोई सिस्टम अनस्टेबल है, अगर आपका कभी भी कोई सिस्टम अनस्टेबल है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या है? कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या है आपके पास? और जब आप वो कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी निकाल लोगे, जब आप वो कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी निकाल लोगे, जब आप कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी निकाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे? उस कॉज को हटाओगे आप वहां से, रेदर देन कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करोगे। ऐसा नहीं होता, हम उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, या तो चीजों को ऐड करते हैं या चीजों को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे साथ कहानी क्या थी कि जब हमने सिस्टम डिजाइन किया तो देयर आर चांसेस कि हमारा जो सिस्टम है, देयर आर चांसेस कि हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो सकता था। ठीक है,
हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन जो हमारे अनस्टेबल सिस्टम है उनको भी हमें क्या चाहिए, नीड टू एनालाइज, नीड टू एनालाइज, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो अनस्टेबल सिस्टम से लगा ही नहीं सकते थे, तो पॉसिबल नहीं था फोरियर ट्रांसफॉर्म से। तो अपने को कोई और मैथमेटिकल टूल चाहिए था, हमको एक और मैथमेटिकल टूल चाहिए था जो कि मुझको ये बता सके कि उसके अंदर कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या है, कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या है, या फिर ये बता सके कि मेरी रेंज क्या होगी कि सिस्टम जो है वो स्टेबल की तरह काम करे। जैसे हमारा घर है, हमारे घर के अंदर लाइटिंग्स होती हैं, ठीक है, अपने को पता है कि जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर के अंदर है, दिल वर्क फ्रॉम 150 टू 260 के आसपास, ठीक है, 150 से 260 के आसपास वो लोग झेल जाते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज जो है आपके पास 360 हो जाए, 400 हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, बेसिकली फेल हो जाएंगे, आपके पास जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो फेल हो जाएंगे। तो आपको एक ऐसा मैथमेटिकल टूल चाहिए था जो आपको ये बता सके कि उसके अंदर जो सिस्टम था उसके अंदर अनस्टेबिलिटी किस वजह से हो रही है, रीजन या फिर कॉज, और एक सेफ रेंज बता सके आपको, सेफ रेंज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, सेफ रेंज ऑफ ऑपरेशन मिल सके आपको। ठीक, क्लियर है कि अभी हमको एक नीड है एक ऐसे मैथमेटिकल टूल की जो कि मुझको ये बता सके कि अगर सिस्टम के अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही है तो उसका कारण क्या है, और दूसरा मतलब लाइक जब आपको ये कारण पता लग गया, आप अगर उस कारण को नहीं निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए कि कौन सा जो है सेफ रेंज ऑफ ऑपरेशन है। सपोज करो अगर मैं इसी को एज ए इंटीग्रेटर यूज करता हूं, इसी को अगर मैं एज अ इंटीग्रेटर, ठीक है, अगर मैं इसी को एज अ इंटीग्रेटर यूज करता हूं तो मेरे को एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 को यूज नहीं करना है, मतलब मेरे को वो सिग्नल सप्लाई नहीं करने हैं जिनका जो नेचर होगा वो डीसी नेचर होगा, सिंपल। अदरवाइज मेरा जो आउटपुट आएगा वो सैचुरेटेड आएगा, आइदर प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी, इसके अलावा मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, उसके अलावा जो हमारे पास हैं फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप यूज कर सकते हो एज ए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक, ये क्लियर है, ये क्लियर है, यस ये क्लियर था, ओके। अब देखो सपोज करो आपके पास एक ये सिग्नल है, this is e की power 4t dot u of t. This is a bounded signal or unbounded signal? This is a bounded signal or unbounded signal? अनबाउंडेड। बाउंडेड। अनबाउंडेड कैसे हो जाएगा सर? ये देखो ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है और जब इसकी वैल्यू आप इंफिनिटी पे लेके जाओगे राघव, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, इनफाइनाइट हो फिर जाएगी। बाउंडेड इनपुट भी तो देंगे इसमें, फिर सॉरी सर, बाउंडेड इनपुट पे फिर बाउंडेड आउटपुट आएगा। हाँ वो आता था, अब तो मैं केवल इस सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूँ, इस सिग्नल के बारे में कि ये जो सिग्नल है वो बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है, सिंपल। अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है ना, द सिग्नल इज बेसिकली अनबाउंडेड, ठीक है, ये हमको मिल गया अनबाउंडेड। अब हम क्या करते हैं, इस सिग्नल के साथ एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ e की पावर माइनस टी। e की पावर माइनस टी का मतलब दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल, कुछ ऐसा, e की पावर माइनस टी। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों सिग्नल्स को आपस में। जब देखो इन दोनों सिग्नल्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज बेसिकली 0, और e की पावर 4t को e की पावर माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, e की पावर 3t डॉट u ऑफ t। अब ये जो सिग्नल है ये बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है, ये जो सिग्नल है ये मेरा बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड, स्टिल अनबाउंडेड सिग्नल है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस टी की जगह e की पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सिग्नल तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, ये वाला 0 रहेगा और यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिलेगा दैट विल बी e की पावर 2t। मतलब बेसिकली ये भी इंक्रीज करेगा बट ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, e की पावर 2t डॉट u ऑफ t।
सपोज करो आप e की पावर 2t लगा दिया था, अब आप e की पावर एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल -3t के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, -3t के साथ कर रहे हो, तभी भी क्या मिलेगा आपको, e की पावर t डॉट u ऑफ t, ठीक है, e की पावर t डॉट u ऑफ t, ये मिल गया हमको, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, सपोज करो कि अगर अगर इसके साथ में e की पावर 4t मल्टीप्लाई करता हूं, e की पावर -4 ऑफ t, तो ये मिल जाएगा कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा। अब देखो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो था उसकी प्रॉपर्टी थी कि अगर -∞ से इंफिनिटी मॉड ऑफ f ऑफ t dt इज लेस देन इंफिनिटी, तो हम क्या कर सकते थे, जो फॉर्मूला था फोरियर ट्रांसफॉर्म का, -∞ से इंफिनिटी f ऑफ t डॉट e की पावर -j⍵t डॉट dt, इसको आप अप्लाई कर सकते थे, यही था, है ना, ये था कि हमारा अगर एरिया अंडर द कर्व जो है अगर वो लेस देन इंफिनिटी है तो ही आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। अब देखो जब आपने e की पावर -4t को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आपको ये ऐसा मिल जाएगा, सिंपल u ऑफ t। क्या इसके साथ आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे? क्या इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला पॉसिबल है? क्या विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इसको निकालना पॉसिबल है? नो सर। नहीं है ना। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को हल्का सा भी इंक्रीज कर देता हूं, सपोज करो मैं कर देता हूं e की पावर -4.1 ऑफ t, तो ये कैसा आ जाएगा? दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग जीरो, हाँ बिल्कुल सही है राघव, e रेज़ टू पावर -0.1 डॉट t। तो अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जब आपने ये देखा, हम क्या करेंगे, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एफ ऑफ टी मेरा सिग्नल था, डॉट ई की पावर -σ t, एंड दिस सिग्मा कैन बी एनीथिंग, सिग्मा कैन बी पॉजिटिव, सिग्मा कैन बी नेगेटिव। अब हम क्या रहे थे, सिग्नल को पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, और हम कहां तक उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब तक कि मेरा एरिया अंडर द कर्व मॉड ऑफ एफ ऑफ टी डॉट ई की पावर -σ t डॉट डी टी इज लेस देन इंफिनिटी, जब तक मुझको ये नहीं मिल जाता तब तक मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब सिग्मा की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये जो सिग्नल है ये अनबाउंडेड से बेसिकली क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, -∞ से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज़ टू पावर -σ t डॉट ई रेज़ टू पावर -j⍵t डॉट डी टी। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम -∞ से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाहर ले लो, सिग्मा प्लस j⍵ डॉट डी टी। अब ये जो है मेरे पास सिग्मा प्लस j⍵, इसको एक नया वेरिएबल बता देते हैं s। सो -∞ से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज़ टू पावर -st डॉट डी टी, और इसी को हम बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, अब देखो लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है इट कैन बी वैलिड ऑन एवरी टाइप ऑफ सिग्नल, चाहे आपका सिस्टम जो है बाउंडेड है, सिग्नल जो है आपका बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, सिस्टम आपका स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, हर किसी के ऊपर आप लाप्लास जो है बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। और जब लाप्लास आप अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सिग्मा टी है ये आपको बताएगा कि आपको उसके अंदर कितना ज्यादा वैल्यू को ऐड करना है। डिक्रीजिंग मतलब क्या कर रहे हो आप, बेसिकली एक रेजिस्टेंस टाइप सिस्टम में अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर, या आप रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, या फिर एक डिस्चार्जिंग टाइप ऑफ कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है, जो कि उस वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये वैलिड तभी है जब ये वाली चीज वैलिड है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस कंडीशन, एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ लाप्लास, एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब आप इस फॉर्मूले को तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो
जब तक कि आपकी ये वाली चीज ट्रू नहीं हो जाती है। मतलब सिग्मा की कुछ वैल्यू जो आपको मिलेगी, सिग्मा की जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाती है तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हो, तब तक आप मतलब लाप्लास नहीं निकाल सकते हो किसी भी सिस्टम का। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसी के बेसिस पे आप बताते हो, इसी के बेसिस पे आप बताते हो कि द वैल्यू ऑफ सिग्मा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर विच existence condition, existence condition, existence condition of Laplace transform, of Laplace transform is satisfied, is satisfied, is known as region of convergence, or in other words ROC, ROC of Laplace transform। जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन जो था e की पावर 4t, उसके अंदर क्या था आपके पास के -4, -4 के इस तरफ आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था। सिग्मा की वैल्यू जब आप -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, सिग्मा की सॉरी वैल्यू +4 है ना, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 4, ये टू पावर माइनस सिग्मा, तो सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 4। तो सिग्मा की वैल्यू जो +4 से ज्यादा थी, तो मतलब लाइक ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा टी था, इसका मतलब ई रेस टू पावर -4.1 हो सकता है, ई रेस टू पावर -4.001 हो सकता है, ई रेस टू पावर -5t हो सकता है, सबके लिए करेगा। लेकिन अगर आप कर दोगे ई रेस टू पावर -3t, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रूट कॉज कि आपका एक ये जो पोल है वो यहाँ पे है, इस पोल को आपको क्या करना है, इस पोल को बेसिकली आपको इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करना है। जब आप इस पोल को इस तरफ शिफ्ट कर जाओगे तभी आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। थोड़ा बहुत ये कंट्रोल सिस्टम में भी देखा होगा आपने पोल्स के बारे में, जब आप रूट लोकस बनाते थे कि पोल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो सिस्टम जो है स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव करेगा या फिर अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करेगा, तो हमको वहां पे उसको उस तरफ लेके जाना पड़ता था। ठीक, तो समझ में आया, लाप्लास समझ में आया, आरओसी समझ में आया, लाप्लास और आरओसी समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दो चीजें मैं करूंगा, एक चीज आप करेंगे, फाइंड दी आरओसी एंड लाप्लास ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ये जरूरी है। फर्स्ट डेल ऑफ टी, सेकेंड यू ऑफ टी, थर्ड यू ऑफ -t। तो देखो फर्स्ट हमारे पास निकालते हैं डेल ऑफ टी के लिए। जब डेल ऑफ टी के लिए निकालेंगे तो लाप्लास की डेफिनेशन के हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इज इक्वल टू डेल ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर -st डॉट डी टी। टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, टी इज इक्वल टू 0, सिंपल, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डॉट 1 डॉट डी टी, एंड एरिया अंडर द इम्पल्स इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिल गया मेरे को, 1 मिल गया। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर -सिग्मा टी। ठीक, ये है हमारे पास डॉट डी टी। अब एक बात बताओ, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर -सिग्मा टी डॉट डी टी। अब ये जो है, ये जो टोटल एरिया अंडर दिस कर्व है इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सिग्मा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सिग्मा, सिग्मा की किन वैल्यूज के लिए आपको ये जो इक्वेशन मिलेगी उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो फाइनाइट होगा। सिग्मा की कौन सी वैल्यू रख सकता हूं मैं यहाँ पे, सिग्मा की किन वैल्यूज के लिए जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, -infinity to infinity. सारी तो वैल्यूज के सभी लिए ना। बात clear। हाँ, कि आप सिग्मा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बट डेल ऑफ टी है
तो टी की जगह आप यहाँ पे बेसिकली 0 पुट कर दोगे, ये वैल्यू तो हमेशा 1 आएगी। सिग्मा की जगह आप क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटायर एस्प्लेन, मतलब हर जगह है ना, तो हम लिख सकते हैं एंटायर एस्प्लेन या फिर ऑल वैल्यूज ऑफ सिग्मा, ऑल वैल्यूज ऑफ सिग्मा। ठीक, अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं। सेकंड इज बेसिकली यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। तो इसमें क्या मिल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी डॉट ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। अब देखो यू ऑफ टी, इसका मतलब आपकी जो लिमिट्स होंगी वो कहां से कहां शिफ्ट हो जाएंगी, जीरो से इनफाइनाइट, तो जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन अपॉन एस ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी, वैल्यूज आर फ्रॉम जीरो से इनफाइनाइट, तो दैट इज माइनस वन बाई एस ई रेस्ट टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेस्ट टू पावर जीरो, दिस कम्स टू बी वन बाई एस। कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लाप्लास निकालना बहुत आसान था। बट अब कहानी आएगी आरओसी निकालने के लिए। अब देखो आरओसी निकालने के लिए हमारे पास तीन केसेस बनेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी डॉट ई की पावर माइनस सिग्मा टी, ये है मेरे पास डॉट डी टी। अब सिग्मा की वैल्यू क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं एंड सिग्मा इज लेस देन जीरो। तो देखो जैसे इसमें अगर हम पुट करते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी डॉट ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी इज दैट इज डी टी। एरिया अंडर दिस कर्व इज इनफाइनाइट, मतलब ये आरओसी नहीं हो सकता है, ये आरओसी नहीं हो सकता है। सिग्मा लेस देन जीरो, सिग्मा लेस देन जीरो के लिए मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ माइनस टू डॉट टी डॉट डी टी। अब देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी डॉट ई की पावर प्लस टू ऑफ टी डॉट डी टी। अब दिस इज एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, दिस ई रेज टू पावर टू टी डॉट यू टी, कुछ ऐसा होगा। सो दिस कैन नॉट बी ट्रू। इसका मतलब हम यहां देखेंगे, जब हम यहां देखेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस टू ले लेते हैं माइनस टू टी डॉट डी टी। सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस टू टी डॉट डी टी, दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल, ये कुछ ऐसा होगा। तो एरिया अंडर दिस कर्व इज बेसिकली फाइनाइट, सो दिस इज सम फाइनाइट वैल्यू, चाहो तो निकाल सकते हो 1/2 के आसपास आएगी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू। अगर ये फाइनाइट आ गया हमारे पास तो इसका मतलब आर ओ सी कहां पे होगा, आर ओ सी ऑफ दिस इज सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब यू ऑफ टी का जो लाप्लास है दैट इज वन बाय एस एंड आर ओ सी इज सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब आपको क्या करना है, यू ऑफ माइनस टी के लिए आपको आर ओ सी और यू ऑफ माइनस टी के लिए लाप्लास और आर ओ सी दोनों फाइंड आउट करने हैं। ऊपर वाले दोनों समझ में आ गए ना, ऊपर वाले दोनों समझ में आ गए थे, यस सर। ऊपर वाले दोनों समझ में, ठीक है। तो फिर इसको ट्राई करो एक बार कि यू ऑफ माइनस टी के लिए लाप्लास क्या होगा और आर ओ सी क्या होगा, ट्राई करो।
Laplace minus 1/6. कितना आया? -1/6. -1/6 कैसे आ गया? -1/s आना चाहिए था यार। हाँ सॉरी, एस सॉरी. हाँ, -1/s बिल्कुल सही है। और ROC? Positive values of sigma. ये गलत आ रहा है यार तुम्हारा। सिग्मा शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए था। देखो, -1/s आ गया सबका। -1/s आ गया, तो फिर मैं ROC को डिस्कस करता हूँ। मैम, -1/s आ गया आपका? यस सर। और सिग्मा लेस देन 0 मिला? सर। मिल गया? यस। ओके। और आदित्य? ओके। देखो, -1/s कोई दिक्कत नहीं। -1/s ROC जब देखोगे ना, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सर थोड़ा डाउट है। बताओ बताओ, डाउट क्या है? सर हो गया, आ गया। ओके। देखो, एक रखो सिग्मा इज इक्वल टू 0, एक रखो सिग्मा ग्रेटर देन 0, एक रखो सिग्मा लेस देन 0। अब देखो लिमिट्स देखो, यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी -∞ से 0। ठीक है, सिग्मा लेस देन 0 का मतलब सम नेगेटिव वैल्यू। तो u ऑफ t तो खत्म ही हो गया हमारे पास, उसकी वजह से लिमिट हो गई e रेज टू पावर माइनस ऑफ +2t डॉट dt, यही आएगा मेरे पास। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वैल्यू आएगी -∞ से इन्फिनिटी u ऑफ -t डॉट dt। सो दिस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। -∞ से इन्फिनिटी u ऑफ -t
डॉट ई रेज टू पावर माइनस 2t डॉट dt। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे, देखो u ऑफ t एंड e रेज टू पावर माइनस 2t, e रेज टू पावर माइनस 2t इज लाइक दिस सिग्नल, e रेज टू पावर माइनस 2t। और जब आप उसके साथ u ऑफ माइनस t मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पिक्चर में क्या रह जाएगा, केवल ये वाला पोर्शन। और एरिया अंडर दिस कर्व क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट। एरिया अंडर दिस कर्व इज बेसिकली इनफाइनाइट, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां देखोगे तो देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिंपल ले लो, u ऑफ माइनस टी e रेज टू पावर प्लस 2t डॉट dt। दिस इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, e रेज टू पावर प्लस 2t, e रेज टू पावर 2t। लेकिन आप क्या ले रहे हो, u ऑफ माइनस टी, इसका मतलब आपके पास कौन सा पोर्शन आएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है। और ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया डेफिनेटली क्या है, सम फाइनाइट वैल्यू। सो सिग्मा इज लेस देन 0। सिग्मा हमारा क्या रहेगा, लेस देन 0 रहने वाला है। ठीक, क्लियर हो गया राघव? ओके, अब इसके बाद इसमें आता है एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम, थ्योरम। अब ये आपसे कहती है कि एफ ऑफ टी जो होता है वो एफ ऑफ एस के बराबर होता है, और एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस ए टी जो आपका होता है वो आपका बराबर होता है एफ ऑफ एस प्लस ए। मतलब कि एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस था, अगर ई रेज टू पावर माइनस ए टी करते हो तो ये जो ए होता है वो यहाँ पे बेसिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर आप करते हो एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर प्लस ए टी, दिस विल गिव यू एफ ऑफ एस माइनस ए, एफ ऑफ एस माइनस ए, सिंपल। ठीक है, लेकिन देखो मैं जो हमारा लाप्लास है वो हमेशा हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आरओसी। अगर आपको आरओसी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मैथ्स। अगर उसमें आरओसी गिवन है तभी वो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सिग्नल से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, सपोज करो कि मेरा जो आरओसी था वो कुछ इस तरीके से था कि रियल पार्ट ऑफ एस जो कि हमारा सिग्मा होता है इज बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एस प्लस ए इज इन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिंपली यहाँ पे भी रियल पार्ट ऑफ एस माइनस ए सिग्मा 2 सिग्मा 1। अगर कहीं पे मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब वहां पे जो आरओसी है वो डिफाइन करना जरूरी है। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि मतलब वहां पे ना आरओसी से फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी लगाओगे उसके आरओसी में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी वहां पे मैं आरओसी मेंशन नहीं करूंगा। बट हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जहां पे अपने को आरओसी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये केसेस है, e की पावर 2t u ऑफ t। ठीक, e की पावर 2t u ऑफ t। सेकेंड है आपके पास e की पावर माइनस 3t u ऑफ t। थर्ड है आपके पास e की पावर 2t u ऑफ t प्लस e की पावर माइनस 3t u ऑफ t। एंड फोर्थ है आपके पास e की पावर 6t u ऑफ t प्लस e की पावर 2t u ऑफ t प्लस e की पावर माइनस 3t u ऑफ t। एक लास्ट चीज है, सॉरी, जो मैं बताना भूल गया था कि सपोज करो यहाँ पे भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। एक होती है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो अब तक आप फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे थे। जो डिफरेंस है वो ये है कि सपोज करो आपके पास f1 ऑफ t है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है f1 ऑफ s। आपके पास एक दूसरा सिग्नल है f2 ऑफ t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है f2 ऑफ s। उसके बाद f1 ऑफ t a टाइम्स f1 ऑफ t प्लस a2 टाइम्स f2 ऑफ t, that will give you a1 f1 of s प्लस a2 f2 of s। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज, सपोज करो इसका ROC 1 है, इसका ROC 2 है, तो ये जो कंबाइंड सिग्नल है इसका जो ROC होगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू ROC 1 इंटरसेक्शन ROC 2। मतलब कि जो हमको ROC मिलेगा दैट हैज टू बी सम कॉमन ROC। जो फाइनल ROC मिलेगा दैट हैज टू बी कॉमन ROC।
ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे e रेस टू पावर 2t, देखो अपने को मालूम था u ऑफ t जो था, u ऑफ t का होता था 1/s, और e रेस टू पावर 2t इसका मतलब देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब आप s को किससे रिप्लेस कर दोगे, s माइनस 2 के साथ, सो दिस इज बेसिकली अपॉन s माइनस 2। और देखो u ऑफ t का क्या होता था, सिग्मा ग्रेटर देन 0। अब रियल पार्ट मतलब सिग्मा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सिग्मा ग्रेटर देन 2। ठीक, जैसे e की पावर माइनस 3t है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है मतलब 1/s+3, इसका मतलब सिग्मा -3 + 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन -3। ठीक, कि -3 से ऊपर कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा आप उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा 1/s+2 प्लस 1/s-3। लेकिन यहाँ पे जो चीज आएगी, दिस इज सिग्मा ग्रेटर देन माइनस, सॉरी सिग्मा इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज सिग्मा इज ग्रेटर देन -3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आरओसी कुछ ऐसा है, ये 2 है इस तरीके से, दिस इज 2 और दिस इज -3। अब देखो जहां पे रेड और व्हाइट दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, कॉमन आरओसी होगा, तो इसका मतलब सिग्मा ग्रेटर देन 2, सिग्मा ग्रेटर देन 2 इज योर न्यू आरओसी, इज योर न्यू आरओसी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये जो मैं कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। पक्का राघव? यस सर। ओके, देखो अभी जब अपने ने ये कर लिया ना, जब हमने ये कर लिया तो हमको एक चीज और मिलेगी, जैसे कि सपोज करो, अब देखो ये जो सिग्नल है दोनों साथ में है, e की पावर 2t और e की पावर -3t, इसका मतलब e की पावर -3t है, इसके साथ अब कोई भी e रेस टू पावर माइनस, अब दिस हैज टू बी मोर देन -3, इसका मतलब e रेस टू पावर अगर -2t भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर -5t ut, दिस इज ऑन ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल। हमको क्या चाहिए, सिग्मा ग्रेटर देन -3। अगर 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 ये जो सिग्मा की वैल्यू है, सपोज करो तुम्हारे पास कितनी चली जाती है, ग्रेटर देन -3, इसका मतलब अगर मैं e की पावर -3t डॉट e की पावर -4t कर देते हैं, एक मिनट, -3t e रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी, अच्छा हाँ सॉरी, इसकी पावर प्लस हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू जो होगी, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर -2t, तो भी क्या मिलेगा अब तुमको, e रेज टू पावर -t मिलेगा। मतलब कि जब तक ये दोनों ही जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इस सिस्टम के साथ, इन दोनों सिस्टम्स के साथ, जब जैसे e की पावर 2t मेरा कुछ सिग्नल ऐसा होगा, e की पावर 2t डॉट u ऑफ t, और e की पावर -3t मेरा कुछ इस तरह का सिग्नल है, e की पावर -3t u ऑफ t, ये तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल है, इसके साथ आपको अगर मल्टीप्लाई करना भी है तो इस वैल्यू से कम करना पड़े, लेकिन सपोज करो अगर तुम करते हो e की पावर -2t मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इस दोनों के साथ आप e की पावर -2t मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन जब आप e की पावर -2t को इसके साथ करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, और एरिया अंडर दिस कर्व इज बेसिकली इनफाइनाइट रहेगा आपके पास। तो इसका मतलब जब तक आप इस वैल्यू से बड़ा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल मल्टीप्लाई नहीं कर देते हो e की पावर -3t, तो इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपको सिग्मा की जो वैल्यू चाहिए होगी वो एटलीस्ट ग्रेटर देन 2 चाहिए होगी, सिग्मा की जो वैल्यू होगी मिनिमम तो आपको 2 से ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ पार्ट हमारा जो था वो ये था, फोर्थ पार्ट जो था हमारा वो ये था, फोर्थ पार्ट e की पावर 60 u ऑफ t प्लस e की पावर 2t u ऑफ t प्लस e की पावर -3t डॉट u ऑफ t, 1/s-6 प्लस 1/s-2,
plus 1 upon s plus 3. This is sigma greater than 6. This is sigma greater than 2. This is sigma greater than minus 3. 2, 6, minus 3. और जहां पे ये तीनों कलर मैच कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन सिग्मा ग्रेटर देन 6, कॉमन आरओसी. कॉमन आरओसी, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन आरओसी हो गया. ठीक है, ओके. अब देखो इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं हम लोग. इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं. इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं. फर्स्ट e की पावर 2t u of t. सेकेंड e की पावर minus 3t u of t. थर्ड 2t u of t plus e की पावर minus 3t u of t. And fourth was e की पावर 6t u of t plus e की पावर 2t u of t plus e की पावर minus 3t u of t. ये था सिग्मा ग्रेटर देन 2, सिग्मा ग्रेटर देन 3 माइनस 3, सिग्मा ग्रेटर देन 2, सिग्मा ग्रेटर देन 6. ओके, अब एक बात बताओ, ये जो चारों सिग्नल हैं, इनके अंदर कोई चीज कॉमन तुमको क्या दिखाई दे रही है? इन चारों सिग्नल्स के अंदर तुमको कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है? इन चारों सिग्नल्स के अंदर तुमको कॉमन चीज क्या नजर आ रही है? इन चारों सिग्नल्स के अंदर कौन सी चीज है जो कॉमन है चारों सिग्नल्स के अंदर? चारों सिग्नल्स में कॉमन चीज क्या है? एक्सेप्ट की एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, उसके अलावा हाई तो जो पावर. हाँ जी आरओसी मैम. है वो राइट साइड को है. हाँ, वो तो हर आरओसी तो यहाँ पे हो गया. सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्नल के अंदर क्या चीज है? सिग्नल कैसा है ये वाला? क्या बोलेंगे इस तरह के सिग्नल्स को? अंडरलाइन भी कर दिया अब तो. पॉजिटिव हाफ में सर सारे. हाँ, तो क्या बोलते थे उस तरह के सिग्नल्स को? कॉजल सिग्नल्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आएगा वो ये आएगा कि आरओसी ऑफ causal signal, ROC of causal signal is always right sided in nature, is always right sided in nature. देखो सिग्मा ग्रेटर देन 2, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 3, सिग्मा ग्रेटर देन 2, सिग्मा ग्रेटर देन 6, कुछ ऐसे ही तो है. ये 2 से बाहर, माइनस 3 के राइट साइड में है, 2 के राइट साइड में है, 6 के राइट साइड में है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आरओसी ऑफ द कॉजल सिग्नल इज ऑलवेज राइट साइडेड इन नेचर. ठीक है, अगर तुमको कभी भी किसी भी ग्राफ के अंदर दिखा रखा है कि जो आपका आरओसी है वो राइट साइडेड है, इसका मतलब कि जो आप सिग्नल आपको मिलेगा इट हैज टू बी कॉजल सिग्नल, इट हैज टू बी कॉजल सिग्नल. ठीक है, तो राइट साइडेड इन नेचर. सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर आएगा आपके पास, सेकेंड पॉइंट जो आपके अंदर इसके अंदर आएगा, देखो अब ध्यान से देखना, अगर इसको देखोगे दैट इज 1 अपॉन एस प्लस 2, 2 माइनस 3, 1 अपॉन एस प्लस 3, सॉरी दिस इज एस माइनस 2, एस माइनस 2. यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3. यहाँ पे आपके पास था 1 अपॉन एस माइनस 6, एस माइनस 6, 1 अपॉन एस माइनस 2
एंड 1/s प्लस 3। देखो क्या रिलेशन नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है आरओसी में और इनके बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है, इनके बीच में, इनके बीच में, या इन दोनों को देख लो, केवल इन दोनों को, ऊपर वाले जो दो थे, इसके अंदर और इसके जो आरओसी है उसके बीच में कुछ नजर आया है, इन दोनों के आरओसी के बीच में, और मतलब लाइक जो इनका वो आया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया हुआ था, उसके बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? बताओ। तो आरओसी के अकॉर्डिंग जो हमारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। नहीं 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 नहीं, इसके अलावा कुछ और, मतलब कुछ बहुत सॉलिड सा नजर आ रहा हो तुम लोगों को। पोल्स कहाँ पे हैं? पोल्स देखो, पोल्स कहाँ पे हैं? पोल्स कहाँ पे हैं? इसका लेफ्ट पोल साइड कहाँ पे है तुम्हारे पास? एट एस, लेफ्ट साइड क्यों है यार, एस इज इक्वल टू 2 पे है इसका से पोल, और इसका 1/s पोल कहाँ पे प्लस है? 3 का। हाँ, तो इसका ये, तो इसका मतलब आरओसी इज बाउंडेड बाय द पोल, आरओसी इज बाउंडेड बाय द पोल, आरओसी जो है वो पोल से बाउंड है। बट क्या वो उस पोल को इंक्लूड करेगा? क्या आरओसी पोल को इंक्लूड करेगा? क्या आरओसी पोल को इंक्लूड करेगा? नो सर। नो नहीं कर सर। रहा है ना इसके अंदर भी, क्योंकि देखो 2 था, अगर मैं 2 से जब तक ज्यादा नहीं लूंगा, -2.1 हो सकता है, -2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन 2 लेते थे तो हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बट डज नॉट इंक्लूड द पोल, बट डज नॉट इंक्लूड इंक्लूड द पोल, ठीक है, बट वो पोल को इंक्लूड नहीं करेगा, बट वो पोल को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ समेशन, समेशन स्लैश ब्रैकेट में समेशन हो या डिफरेंस हो, ठीक है, समेशन और डिफरेंस, ठीक है, ऑफ कॉजल सिग्नल्स, ऑफ कॉजल सिग्नल्स, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी क्या रहेगा, हमेशा कॉजल ही रहेगा। अगर आप बहुत सारे कॉजल सिग्नल्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, कॉजल ही रहेगा। इन केस ऑफ समेशन डिफरेंस ऑफ कॉजल सिग्नल्स, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज causal in nature, resultant is causal in nature with the ROC, ROC bounded by the dash pole। अब देखो इसके अंदर देखना, ध्यान से देखना, इसमें कितने पोल्स थे तुम्हारे पास? एक पोल था s इज इक्वल टू 6 पे, या सिग्मा इज इक्वल टू 6 पे, एक पोल है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 2 पे, और एक पोल था सिग्मा इज इक्वल टू -3 पे। पर बाउंड कौन कर रहा है इसको? बाउंड कौन सा कर रहा था? सिग्मा 6 इज वाला। इक्वल टू 6। इसका मतलब ये कौन सा पोल हो गया, राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट? लेफ्ट मोस्ट। अरे राइट मोस्ट, राइट मोस्ट। राइट मोस्ट। हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब बाय दी, यस, राइट मोस्ट ऑफ द पोल, ऑफ द पोल, सिंपल, ठीक है। कि आरओसी, ये तीन चीजें हैं, मतलब बेसिकली टेक अवे पॉइंट्स है यहाँ पे आज का जो पूरा डिस्कशन हुआ था उसके अंदर, कि अगर कॉजल सिग्नल है तो उसका हमेशा आरओसी जो होगा राइट साइडेड नेचर का होगा। अगर आपके पास जो पोल्स होते हैं, आरओसी के अंदर कभी भी पोल्स नहीं आते, आप देख सकते हो उसके अंदर +6 था, 6 के इस तरफ था आरओसी, और देखो 2 यहाँ पे था, -3 यहाँ पे था। इसीलिए जो बोला जाता था ना कि आरओसी डज नॉट इंक्लूड द पोल, उसका कारण ये होता था, मतलब जो आपने देखा, क्योंकि अगर ये इस तरफ होगा तो फिर जो सिग्नल है, जो हमको क्या चाहिए होता था, सिग्मा 1 इंटरसेक्शन सिग्मा 2, ये चाहिए कॉमन आरओसी।
क्योंकि अगर कॉमन आरओसी नहीं मिलेगा तो सिस्टम के अंदर आप जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, और वहीं से अपने को पता लगा कि अच्छा इस वजह से जो हमारा आरओसी था इट इज ऑलवेज बाउंडेड बाय द पोल एंड डज नॉट इंक्लूड द पोल। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, पक्का? यस चलें सर। आगे। ओके, अब देखो इसके लिए आप लोग निकालोगे और वो बताओगे कि आरओसी कहाँ पे आता है। ई की पावर +3t u ऑफ -t, सेकेंड ई की पावर -2t u ऑफ -t, थर्ड 2 टाइम्स ई की पावर 3t u ऑफ -t प्लस 3 e रेज टू पावर -2t डॉट u ऑफ -t, एंड फोर्थ ई की पावर -5t u ऑफ -t -2 e की पावर -2t u ऑफ -t प्लस e की पावर 2t u ऑफ -t। सॉल्व करो इससे फटाफट। 9 बज गया, 9:05 पे, सॉरी 9:03 पे, केवल आंसर ही लिखना है बस। ओके, मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ मतलब बेसिकली कंपेयर कर लेना कि यही आया था कि नहीं आया था। दिस इज बेसिकली -1/s-3 सिग्मा <3, ये होगा 1/-1/s+2 सिग्मा <-2। इसका हो जाएगा आपके पास 2 .-1/s-3 प्लस -3 .1/s-2 एंड सिग्मा इज लेस देन, इसका हो गया आपके पास, दिस इज सिग्मा <-3, दिस इज सिग्मा <-2, तो सिग्मा <-2 मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो फोर्थ है आपका, फोर्थ है ये आ जाएगा आपके पास -1/s+5 +2/s+2 -2/s-2। दिस इज फॉर सिग्मा <-5,
सिग्मा लेस देन -2, सिग्मा लेस देन 2, तो सिग्मा लेस देन -5 in this case. In this case sigma greater than 2, sigma less than 2. अब देखो सिग्मा लेस देन 3 मतलब सेकंड था सिग्मा लेस देन 2 -2 के राइट साइड में था, यहाँ पे था आपके पास 2 3 3 से भी कम और 2 से भी कम, तो सिग्मा लेस देन 2। सर थर्ड में सिग्मा लेस देन -2 आएगा, ओके दिस इज s+2, ओके ये था -2t था तो यहाँ पे s+2 हो जाएगा। जब ये s+2 हो जाएगा तो दिस इज सिग्मा ग्रेटर देन 3 एंड दिस इज सिग्मा ग्रेटर देन -2, सही है, तो सिग्मा इज लेस देन -2, सही है सही है। और यहाँ पे सिग्मा लेस देन -5, ठीक है। सभी का यही आया था, सबका यही आया, यस सर। ओके। अब देखो इसके अंदर भी अगर वो तीनों चीजें निकालेंगे तो देखो अभी तक हम एंटी कॉज, देखो वो जो था ना u ऑफ t जो था, मतलब लाइक f ऑफ t इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन 0, जब t की वैल्यू 0 से कम होगी तो दैट इज नोन एज कॉजल सिग्नल, दैट इज नोन एज कॉजल सिग्नल्स, ठीक। कॉजल सिग्नल्स अगर f ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 के लिए, सो दैट इज नोन एज एंटी कॉजल। इस तरह के हमारे जो सिग्नल्स होंगे उनको हम बोलेंगे एंटी कॉजल। एंड एफ ऑफ टी इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉजल। यू ऑफ, जैसे यू ऑफ माइनस टी है, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन टी इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये किसके लिए हो गया, टी ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो दीज ऑल फोर आर बेसिकली एंटी कॉजल सिग्नल्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, एंटी कॉजल सिग्नल्स हैं। और देखो यहाँ पे आरओसी का नेचर कैसा है आपका, लेफ्ट साइडेड। आरओसी का नेचर कैसा है आपके पास, लेफ्ट साइडेड। आरओसी इज लेफ्ट साइडेड। सेकंड पॉइंट सेम है कि आरओसी इज बाउंडेड बाय द पोल बट डज नॉट इंक्लूड द पोल, सेकंड तो सेम होगा, आरओसी इज बाउंडेड बाय द पोल but does not include the pole, but does not include the pole। और फोर्थ जो है हमारा थर्ड वाला था, इन केस ऑफ सबमिशन और डिफरेंस of anti-causal signal, the resultant is also anti-causal and ROC is bounded by देखो यहाँ पे क्या था, ये वाला हमारा लेफ्ट मोस्ट पोल है, ROC is bounded by the leftmost of the pole, leftmost of the pole। ये क्लियर है, ये क्लियर है तीनों को, यस सर। ओके। तो यहां से हमारा बेसिकली लाप्लास खत्म होता है। अब जैसे सपोज करो आपको ये निकालना है, इसका लाप्लास बताना है आपको, फाइंड दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t is equal to e raised to power -2t u of t plus e की पावर -6t u of e की पावर -2t ut e raised to power -6t u of t plus e raised to power 2t u of -t plus e raised to power -6t u of t। ये है आपके पास, इसको बताना है आपको, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है f of s, बताओ क्या आएगा।
सर हाँ जी, सर सेकंड टर्म और लास्ट टर्म सेम है? नहीं तो एक मिनट, e raised by minus 60 ut और लास्ट में e raised u by ऑफ minus माइनस 60. u, ये देखो f of t is equal to e raised to power minus 2t u of t plus e raised to power minus 60 u of t plus e की पावर 2t u of minus t plus e की पावर minus 60 u of minus t. वो मिसिंग हो गया था वहां पे. Okay, sir. कितना आया मैम सर? So यही minus आया 4 होगा divided सबको, s square minus ये 4. है ना, 1 अपॉन एस प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 6 माइनस 1 अपॉन एस माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 6. सभी का यही आया? यस सभी का सर. ये आया? Yes, sir. तुम पागल हो, बताओ क्यों? इसको अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज सिग्मा ग्रेटर देन 2, दिस इज सिग्मा ग्रेटर देन 6, दिस इज सिग्मा लेस देन 2, दिस इज सिग्मा लेस देन माइनस 6. ओके, So बनाते हैं first में इसको. sigma greater minus 2 होगा. ओके, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 6. ठीक है, बाकी तो ठीक है ना? सिग्मा ग्रेटर देन Yes, sir. माइनस 2, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 6. ठीक, जब इसको हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, एक है माइनस 2 पे, एक है माइनस 6 पे, दूसरा आपके पास है 2 पे, और एक है आपके पास, एक ये 2 पे है, और ये वाली वैल्यू भी है आपके पास माइनस 6 पे. दिस इज ऑल्सो एट माइनस 6. तो ओके, जब माइनस 2 और माइनस 6 की बात करेंगे, माइनस 2 और माइनस 6 की बात करेंगे, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 2. जब इसके हिसाब से देखेंगे, जो कॉमन आरओसी मिलेगा, दैट हैज टू बी सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 2. और जब आप इसके हिसाब से देखोगे, सिग्मा लेस देन 2 एंड सिग्मा लेस देन माइनस 6, दिस इज 2, दिस इज माइनस 6. ठीक है,
ये भी राइट साइडेड, ये भी राइट साइडेड, तो दिस कम्स टू बी सिग्मा लेस देन -6। इसका मतलब जो आपका आरओसी है -2 एंड -6 2 के इस तरफ है और 6 के इस तरफ है। क्या इसके अंदर कोई कॉमन आरओसी मिला आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई कॉमन आरओसी मिला आप लोगों को? नो सर। तो फिर आप लाप्लास कैसे निकालोगे? अगर आपके पास आरओसी नहीं है तो आप उसका लाप्लास कैसे बता पाओगे? लाप्लास इज ओनली डिफाइंड, हमारे लिए लाप्लास इज ओनली डिफाइंड इन केस ऑफ या फिर विद आरओसी। आरओसी के बिना हमारा लाप्लास डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। मैथ्स के अंदर लोग होते हैं जो बिना लाप्लास बिना आरओसी के उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हम लोग बिना आरओसी के नहीं जा सकते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक, क्योंकि उसके अंदर सर जब आप ऑप्शन देखते हैं ना तो उसमें ऐसा आता है आपके पास। हाँ जी मैम बताइए। सर जो हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला है इसमें, उसमें हम हम्म 1/s+6 और -1/s+6 को कैंसिल नहीं कर सकते? आप कर दो, बट लाइक वही वाली बात है ना, चाहिए आप तो उसको टर्म कैंसिल कर दोगे, 2 लेकिन और ये जो माइनस डिफाइंड है ये कब? ओके, इट वाज लाइक के एक मिनट, ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप डिफाइन करते हो, जब आप निकालते हो तो आप निकालते हो इनको ऑन द बेसिस ऑफ आरओसी। सिग्मा लेस देन -6 है एंड दिस इज व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन -6, ठीक। एक -6 से ज्यादा के लिए डिफाइंड है, एक सिग्मा लेस देन -6 के लिए डिफाइंड है। ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं, ये देखने में सेम है, बट ये जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड है, जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड है वो पॉइंट्स क्या है, बहुत डिफरेंट है। ये जो पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड है वो पॉइंट्स बहुत डिफरेंट है। तो तुम कैसे कर पाओगे इसको? इट वाज लाइक कि मतलब अरेंज मैरिज जो हो रही है वो इंटरकास्ट में हो रही है, जो कि नॉर्मली केस में इंडिया में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। देखने में सेम है, लड़का लड़की है, हो सकता है, बट जो डेफिनेशन है इनकी वो अलग है। ये जो डिफाइंड है ये आरओसी के बेसिस पर डिफाइंड है। अगर जब तक आप आरओसी के साथ नहीं करोगे तब तक आप उनको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैंसिल कर दो तो ये आरओसी थोड़ी खत्म ओके हो सर। जाएगा आपके पास, ठीक है। पक्का? यस सर। अब देखो, अब एक चीज आती है हमारे पास कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में। कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी, तो देखो कॉजालिटी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कॉजालिटी क्या कहता है आपसे कि अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, इसका मतलब सिस्टम क्या है आपके पास, कॉजल है। और हमने अभी देखा था कि अगर कोई भी सिस्टम आपका, कोई भी सिग्नल अगर आपका कॉजल है तो आरओसी का नेचर कैसा होगा? आरओसी का जो नेचर होगा वो क्या होगा? राइट साइडेड। आरओसी का जो नेचर है अगर वो राइट साइडेड है तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया आपके पास, कॉजल। सिंपल। अगर आपको आरओसी दे रखा है तो इसका मतलब आपको आरओसी अगर दे रखा है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो राइट साइडेड है तो इसका मतलब सिग्नल जो होगा वो कॉजल होगा। अगर लेफ्ट साइडेड है तो एंटी कॉजल होगा। और सपोज करो अगर वो ऐसा कुछ है तो देखो -2 +2, ये कैसा है? अगर ये आरओसी है तो ये कैसा है आपके पास? कॉमन आरओसी आपको इस तरह से दिखा दे रखा है, तो ये किस तरह का होगा आपका सिस्टम? कैसा है ये? अरे कैसा है ये सिस्टम, कैसा है या ये सिग्नल कैसा होगा?
हाँ बोलो राघव। चलो, सॉरी सर। कॉजल नहीं होगा सर ये। तो क्या होगा फिर ये? देखो, अगर आप तुम ध्यान से देखोगे, इस इस पोल के इस तरफ है, मतलब राइट साइडेड में है, इसका मतलब इसकी वजह से जो आपको नेचर आ रहा है वो आ रहा है कॉजल। ठीक। और ये जो पॉइंट है आपके पास, इसके इस तरफ है, तो इसकी वजह से जो आपका नेचर आ रहा है वो आ रहा है एंटी कॉजल। और अगर सिस्टम में कॉजल और एंटी कॉजल दोनों होते हैं तो फिर उस तरह के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? अगर सिस्टम में कॉजल और एंटी कॉजल दोनों होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? अगर कॉजल और नॉन कॉजल दोनों होते हैं तो फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल। ठीक है। जब भी आपको एक स्ट्रिप टाइप मिलेगा, जब भी आपको आरओसी स्ट्रिप टाइप में होगा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कॉजल हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा नॉन कॉजल। ओके, पक्का? अच्छा, एक हमने स्टेबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी स्टार्टिंग के अंदर, स्टेबिलिटी के लिए, कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मॉड ऑफ एच ऑफ टी डी टी इज लेस देन इंफिनिटी। अगर ये चीज जो होती थी ये ट्रू होती थी, तो इसका मतलब मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता था या जो सिस्टम होता था मेरा, वो स्टेबल होता था। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो एरिया है वो फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा सिस्टम है वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ये देखा था यस सर। सभी ने? So, ओके। अब देखो, ये हमको ऑलरेडी दे रखा है, ये हमको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। अच्छा, आज तुम्हारा जो होमवर्क है ना, आज जो तुम्हारा होमवर्क है वो यही है कि तुमको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि जब ये होता है तभी आपका सिस्टम स्टेबल होता है। आपको यही प्रूफ करना है कि जब ये होता है तभी आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है। ठीक है। ये कंडीशन ड्राइव करनी है कि कंडीशन कैसे निकल के आई आपके पास, ये जो कंडीशन है ये कैसे निकल के आई आपके पास। ठीक है, ओके। इसको ड्राइव करने की कोशिश करना। और देखो, जब आपके पास ये आ गया कि माइनस इंफिनिटी मॉड ऑफ एच ऑफ टी डी टी इज इंफिनिटी, ठीक है। अब हमारी जो कंडीशन होती है, हमारी जो कंडीशन होती है लाप्लास के लिए, लाप्लास के लिए वो क्या होती थी? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा टी डी टी इज लेस देन इंफिनिटी। ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस कब बराबर हो सकती हैं? ये दोनों इक्वेशंस कब बराबर हो सकती हैं? ये दोनों इक्वेशंस कब बराबर हो सकती हैं? sigma equals 0. सिग्मा इक्वल 0। बिल्कुल सही, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ आरओसी इंक्लूड सिग्मा इज इक्वल टू जीरो एक्सिस, इफ आरओसी इंक्लूड if ROC includes sigma is equal to zero, if ROC includes sigma is equal to zero, then system is stable in nature, then system is stable in nature, then system is stable in nature। अब देखो, यहां से एक चीज बताना, यहां से एक चीज बताना, सोच के, जो अब तक तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। ये है तुम्हारे पास एच ऑफ टी, इनपुट है, दिस इज योर आउटपुट, और दिस एच ऑफ टी इज बेसिकली इक्वल टू यू ऑफ टी। ठीक है। तो ये जो सिस्टम होगा ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? द सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल? सोच के बताओ कि जो सिस्टम होगा ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? Unstable होगा। सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्यों मैम?
सर बिकॉज अगर हम किसी भी सिस्टम, अगर हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है तो बेसिकली इनपुट के साथ कॉन्वोल्यूट होगा यू ऑफ टी, और जब यू ऑफ टी के साथ हम कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन मिलती है, और इंटीग्रेटेड तो अनस्टेबल होता है। ओके, और अब इसको अगर लाप्लास से एक्सप्लेन करना हो तो, अब इसी को अगर लाप्लास से एक्सप्लेन करना हो तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सिग्मा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 0 के बाद आपका आरओसी स्टार्ट हो रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। तो वो फंडा क्लियर हो गया हमारे पास। ओके, सही है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि इफ सिग्नल हैव टू बी अ वैलिड फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर किसी भी सिग्नल का वैलिड फोरियर ट्रांसफॉर्म तुमको चाहिए, वैलिड फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आरओसी मस्ट इंक्लूड, आरओसी मस्ट इंक्लूड सिग्मा इज इक्वल टू 0 एक्सेस, सिग्मा इज इक्वल टू 0 एक्सेस। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखोगे, लाइक सपोज करो ई रेस टू पावर -2t u ऑफ टी, इसका अगर तुम वो निकालते हो, लाप्लास निकालते हो, दैट इज 1/s+2, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब ड्रॉ करोगे तो देखो कहाँ पे आएगा, -2, ठीक है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है या जो सिग्नल है, दोनों ही क्या है, स्टेबल या फिर बाउंडेड है। तो यहाँ पे तुम एस की जगह डायरेक्ट j पुट कर सकते हो, j+2, और देख लो इसका जो लाप्लास होता था, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था, वो यही होता था। लेकिन अगर आप u ऑफ टी का देखोगे तो u ऑफ टी का कैसा होता है, आरओसी यहाँ पे है, तो u ऑफ टी का 1/s, तो s की जगह डायरेक्ट j पुट नहीं कर सकते हो। अगर किसी का भी जब आप लाप्लास निकालते हो और उसके अंदर आरओसी सिग्मा इज इक्वल टू 0 को इंक्लूड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल s की जगह j पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आप u ऑफ टी निकाल रहे हो, सिग्मा इज इक्वल टू 0 एक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो आप s की जगह j नहीं रख सकते हो, ठीक है। क्लियर रहेगा ये क्लियर रहेगा सभी को? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन है, उसको देखो ध्यान से पढ़ना और ये बताना है आपको कि दोनों से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और नहीं होगी। फर्स्ट, देयर इज नो बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड बाउंडेड आउटपुट stable system with a pole, with a pole in the right half, right half of the complex plane, of the complex plane. Second statement, there is no, there is no causal and bounded input, bounded output, stable system, stable system with a pole, with a pole in the right half, in the right half of the complex plane. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, जो भी आंसर होता है तुम्हारे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, वन ट्रू, सेकंड ट्रू, सेकंड क्या हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकती हैं। थर्ड क्या हो सकता है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। फोर्थ क्या हो सकता है कि ये ट्रू और सेकंड फॉल्स, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू।
फॉल्स एंड ट्रू, ओके दिस इज फॉल्स, राघव ने कहा, और ये जो है ये ट्रू है। बाकी लोग, बाकी दोनों राघव वाली बात से सहमत करते हो? राघव बोलता है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। राघव ने कहा है ये फॉल्स है और ये जो है ये ट्रू है। बाकी लोग उनके साथ हो, उनके खिलाफ हो, या फिर कुछ और आंसर है आप लोगों का? आदित्य, विद हिम विदाउट हिम? बोलो आदित्य, मैम। बताओ बताओ जल्दी बताओ, चले गए क्या? हेलो? नहीं सर, 2 मिनट। ओके, फॉल्स एंड ट्रू। ओके, मैम राघव के साथ है और सर कर रहे हैं। देखो, जो आप लोग कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है ना कि नो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम विद ए पोल इन राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज हम सिग्नल्स पढ़ रहे हैं। अगर हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते, अगर हम कंट्रोल पढ़ते तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जितने भी सिस्टम होते हैं आपके, वो सारे के सारे कॉजल होते हैं। एक सिग्नल ही है हमारे पास, जहां पे हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो अगर आपका एक पोल यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे है, और इफ दिस इज एन एंटी कॉजल सिस्टम, तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्टेबल हो गया। और ये फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई भी आपका अगर आपका राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपका पोल है, तो वो सिस्टम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो दिस फॉर बिकॉज ऑफ दिस एंटी कॉजल या फिर नॉन कॉजल सिस्टम हो सकता है हमारे पास। तो उस केस में, दोनों ही केसेस में हमको स्टेबल सिस्टम मिल सकता है इन केस ऑफ सिग्नल्स। अब देखो यहाँ पे उसने कह दिया कॉजल, कि भैया आपका सिस्टम जो है वो कॉजल है। कॉजल है इसका मतलब नेचर क्या होगा? राइट साइडेड हो जाएगा आपके पास विद अ पोल। और देखो अगर आपका कॉजल सिस्टम है तो आप देखो पोल अगर आपके पास कहीं पे भी आ गया, नेचर तो उसका राइट साइडेड ही रहेगा। नेचर उसका राइट साइडेड रहेगा तो कभी भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, उसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो सेकंड जो है वो ट्रू है, फर्स्ट जो है वो फॉल्स है। बिल्कुल सही। ठीक है, एक लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। दो लाप्लास निकालने हैं आपको, दो लाप्लास निकालने हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी निकालो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी, ये निकालना है आपको, ट्राई करो। इट्स 9:33, 9:35 पे मैं करता हूँ।
क्या आया? क्या आया? सिग्नम टी का 0, सिग्नम टी का 0 1 का सर और इनफाइनाइट आ रहा था। 1 का इनफाइनाइट। ओके, एक बात बताओ यार राघव, मैम आपका भी वही आंसर है जो सर का आ रहा है? तो मैं अभी 1 का ही निकाल रही थी बट अभी निकला नहीं। ओके, निकालो निकालो निकालो। आदित्य, तो सिग्नम टी का 2/s आ रहा था। अच्छा 2/s, बहुत बढ़िया। एवरी इनफाइनाइट। आदित्य कौन सा इनफाइनाइट आया है? 1 के लिए इनफाइनाइट आया है कि सिग्नम टी के लिए इनफाइनाइट आया है? 1 के लिए इनफाइनाइट आया है, बहुत बढ़िया। राघव ये 2/s कैसे निकाला? राघव 2/s कैसे निकाला? सर 0 से इन्फिनिटी में सर 1 होती है वैल्यू, सर उसका 1/s है सर, प्लस उसमें अच्छा इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से 0, अच्छा, सर -1 ओके, होती है वैल्यू। बहुत बढ़िया।